उन्होंने स्पष्ट वाइड डिक्लेयर किए हुए हैं। उससे पहले हमें वाइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं जो सेक्शन 26 में डिफाइन किया गया है। वाइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो कानून द्वारा पूरे नहीं करवाए जा सकते। ऐसे एग्रीमेंट कानून की सहायता लेके भी आप ऐसे एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर सकते। अब हमारे पास कौन कौन से एग्रीमेंट है जो कानून ने वाइड वाइड डिक्लेयर किए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एग्रीमेंट बाय और विद पर्सन्स इनकम्पिटेंट टू कंडक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जो कानून ने कहता कि वाइड है कि जो पर्सन की इनकम्पिटेंसी के कारण वो वाइड होते हैं। जैसे आपको पहले हमने डिस्कस किया था कि पार्टी कम्पिटेंट होनी चाहिए। अगर किसी माइनर के साथ कॉन्टैक्ट करते हो आप, ठीक है, अगर माइनर के साथ कॉन्टैक्ट करते हो या फिर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट करते हो, ऐसे कॉन्टैक्ट क्या होंगे, वाइड होंगे, क्योंकि कानून ने डिस्क्वालीफाई क्लियर हुआ है। क्या किया हुआ है, डिस्क्वालीफाई। ठीक है। अब इसके बाद आता है एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू थ्रू म्यूचुअल मिस्टेक। अगर ऐसे एग्रीमेंट दोनों पार्टियों ने कोई उनकी आपस में मिस्टेक है, दोनों पार्टी का जो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है, दोनों ही मिस्टेक पे हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होते हैं, सेक्शन 10 के अनुसार वाइड होंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन, जो अभी अभी हाल ही में अपन ने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था। ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल। मान लो कि कंसीडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होंगे, वाइड होंगे। सेक्शन 23 ये बताता है इफ इट इज फ्रॉडलेंट, अगर वह धोखाधड़ी से संबंधित जुड़े हुए हैं, धोखे से संबंधित है, या फिर वो कानून के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करते हैं, किसी कानून के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करेंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, अनलॉफुल माने जाएंगे। देन है इफ इट इज फॉरबिडन लॉ, अगर कानून ने स्पष्ट मना किया हुआ आप ऐसे प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते, वो भी आप नहीं, वो भी क्या होंगे, वाइड होंगे। देन इफ इट इन्वॉल्व्स और इंजरी टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ऐसा एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उस केसेस में भी क्या होंगे, एग्रीमेंट अनलॉफुल माने जाते हैं और वो वाइड हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इस इमोरल, अगर कोर्ट ने उसे इमोरल डिक्लेयर कर दिया या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वाइड होंगे। तो आपने देखा एग्रीमेंट बाय और विद पर्सन इनकम्पिटेंट, देन मिस्टेक, फिर अनलॉफुल, और हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। अगर कंसीडरेशन, आपको पता है कंसीडरेशन का मीनिंग क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ वापस नहीं मिलता, पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ नहीं मिलता, समथिंग रिटर्न अगर नहीं है, तो क्या होगा, वाइड होगा। सेक्शन 25 ये कहेंगे, यहाँ पर आप 25 कर लें, ये मैंने यहाँ पर अलग से भी लिख रखा है, सेक्शन 25 अनलॉफुल। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ मैरिज। अगर किसी मैरिज में रुकावट से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपको पता है एवरी इंडिविजुअल पर, प्रत्येक व्यक्ति को ये आज़ादी है, मैरिज करने का उसे अधिकार है। सेक्शन 26 बताता है कि एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वाइड। माइनर को छोड़कर अगर किसी भी पर्सन की मैरिज में कोई रुकावट से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वाइड होगा। आप किसी को मैरिज मैरिज है जो, वो एक अधिकार है हर एक व्यक्ति को। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ए ने एग्री किया बी से कि वह कभी लाइफ में मैरिज नहीं करेगा और उसके बदले में उसे पैसे ले, ठीक है, तो वह इसका अधिकार है, वो छीन नहीं सकता, वो एग्रीमेंट वाइड डिक्लेयर होगा। देन इसके बाद हमारे पास है एग्रीमेंट इन ट्रेड। अब आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बताता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कमर्स टू एवरी सिटीजन, यानी कि प्रत्येक सिटीजन को अधिकार है वह कोई भी बिजनेस, वैध बिजनेस और प्रोफेशन कर सकता है। सेक्शन 27, ये सेक्शन का नाम दिया हुआ है, सेक्शन 27 ये बता रहा है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो जो कि वैध है। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा किया गया है जो किसी को व्यापार करने से रोकता है, तो वो क्या होगा, वाइड होगा। इसके बाद आता है स्टेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कानून की प्रोविजन, जो कानून की प्रोसीडिंग से रोकने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो भी क्या होता है, वाइड होगा। जैसे आपने डिस्कस किया था अपन ने, ऐसे एग्रीमेंट, मान लो
कि आपने एग्रीमेंट कर लिया कि जैसे आप लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर होता है कि जैसे 3 ईयर का लैप्स टाइम पीरियड होता है, 3 ईयर्स के अंदर आप कोई कोर्ट केस कर सकते हो, उसके बाद कोर्ट केस नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि 1 ईयर के अंदर आप कोर्ट केस कर सकते हो अगर किसी से डेटर से पैसा रिकवर करना है, तो ऐसा वाइड हो जाएगा। आप कानून के किसी प्रोविजन को उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं, लीगल प्रोसीडिंग से रिस्ट्रेन पैदा करने के लिए किए गए हैं। सेक्शन 28 कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वाइड होंगे। देन अनसर्टेन एग्रीमेंट 29 ये बताता है कि कोई भी एग्रीमेंट जहां पर जो अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं है, इस केसेस में क्या होगा कि एग्रीमेंट विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वाइड। ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वाइड होंगे। जैसे आप ये कहें कि डी ने एग्री किया, अब यहाँ पर अगर मान लो ए ने एग्री किया कि वो 100 किलोग्राम है फ्रूट ए बी को देगा, तो ये वाइड एग्रीमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता कि फ्रूट कौन सा है। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी की वजह से एग्रीमेंट भी क्या होते हैं, वाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंसीडरेशन कौन सा है, कंसीडरेशन की टाइप क्या है। देन इसके बाद आता है इम्पॉसिबल एग्रीमेंट। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट स्टार्टिंग में दोनों पार्टी को पता है ये एग्रीमेंट पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वाइड डिक्लेयर करेंगे। जैसे ए एग्री मान लो आप ये भी कह सकते हैं कि ए ने कहता कि मैं मैजिक द्वारा कोई रिकवर करूंगा, कोई खजाना रिकवर करूंगा, तो ऐसा क्या एग्रीमेंट क्या है, वाइड होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर ये कहा जाए कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता हूँ, वहां पहुंच सकता हूँ, तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या होगा, वाइड होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है। और लास्ट हमारे पास आता है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग का मीनिंग होता है बेट, वेजर्स, वेजर्स, वेजर का मीनिंग है बेट, बेट लगाना, शर्त लगाना। ऐसे एग्रीमेंट जो शर्त से संबंधित होते हैं, जिसमें क्या होता है, पार्टी का सिर्फ क्या होता है, आपस में जो पैसे का लेन देन, स्टैग मनी होती है, स्टैग मनी एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाना है, जस्ट ओनली। उसमें क्या होता है कि मनी को सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वो जो इवेंट होना है वो दोनों पार्टी के हाथ में नहीं है, शर्त पे है। ठीक है ना, जैसे आप कहें कि ए एक्स ने वाई को कहा कि अगर इस दिन बारिश होगी तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। अब बारिश होना ना होना उसके हाथ में नहीं है। ठीक है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहेंगे और ये वाइड होंगे। इसमें आप कुछ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। एक तो अनसर्टेन इवेंट होता है, क्या होता है, अनसर्टेन इवेंट होगा, जो इवेंट होगा वो पार्टी के हाथ में नहीं है, वो भी अनसर्टेन है। दूसरा, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, दोनों को प्रॉफिट, दोनों में से एक को प्रॉफिट हो सकता है, एक को लॉस हो सकता है। और नो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, किसी का कोई अपना ओनरशिप नहीं होती, इवेंट पे उनका अधिकार नहीं होता, और ना ही कंट्रोल होता है। ठीक है, और स्टैग मनी का मीनिंग है कि दोनों पार्टी आपस में पैसे का लेन देन करती हैं। ऐसे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। 30 के अनुसार सेक्शन 30 ये बता रहा है। तो आपने देखा कि ये एग्रीमेंट जो अपन डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे कानून ने पहले तरफ से स्टार्टिंग में ये कहा है ये वाइड है। अगर ऐसे एग्रीमेंट किए जाते हैं वो वाइड माने जाएंगे। अगर आप, मैं थोड़ा सा इनको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से एग्रीमेंट है। कानून ने 26 में बताया गया कि ये एग्रीमेंट जो डिक्लेयर वाइड किए हुए हैं इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। पहला है, अगर वो माइनर है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, दोनों पार्टी मिस्टेक पे है, कंडक्ट नहीं होगा, वाइड माना जाएगा। या फिर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, जिसमें आपने बताया कि फ्रॉडुलेंट से जुड़ा हुआ है, और फॉरबिडन बाय लॉ है, पब्लिक या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद है कंसिडरेशन जो अनलॉफुल है, विदाउट कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है ही नहीं, मैरिज में रुकावट से संबंधित आ गया। फिर आ गया व्यापार से संबंधित, व्यापार में रुकावट से संबंधित आ गया, कानून के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करने से संबंधित आ गया, या फिर इवेंट है जो एग्रीमेंट है वो अनसर्टेन है, या फिर इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है, और वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो ये आपने पॉइंट पढ़े जिनके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट जो वो वाइड होंगे। आपने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये डिस्कस किया।